दोस्तों आज मैं डेड स्नो 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस मूवी की शुरुआत ठीक उसी जगह से होती है जहां इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था। केवल मार्टिन ही उन ज़ॉम्बीज़ से जिंदा बच पाया था। वो कार को स्टार्ट करने लगता है, तभी हेड्जहॉग अपने कुछ और ज़ॉम्बीज़ के साथ वहां पर आ जाता है। उसके ज़ॉम्बीज़ कार पर चढ़ने लगते हैं। फिर मार्टिन किसी तरह कार को स्टार्ट कर देता है और उन्हें नीचे गिरा देता है, लेकिन हेड्जहॉग अभी भी कार में लटका हुआ था। मार्टिन अब कार को तेजी से भगाने लगता है, तभी रास्ते में एक ट्रक सामने से आने लगता है और वो हेड्जहॉग को हिट कर देता है। हेड्जहॉग का हाथ कटकर मार्टिन की कार में गिरता है। फिर मार्टिन उस सिक्के को अपनी कार से फेंक देता है और खुश होने लगता है क्योंकि अब वो यहाँ से बचकर जा रहा था। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। इधर ट्रक ड्राइवर हेड्जहॉग को चेक करने जाता है। वो उसे एक इंसान समझकर सीपीआर देने लगता है, लेकिन हेड्जहॉग जाग जाता है और उसके मुंह को ही काट लेता है। फिर बाकी के ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं और उसे मारकर खाने लगते हैं। इसके बाद हेड्जहॉग रास्ते में पड़े हुए उस सिक्के को उठा लेता है। दूसरी तरफ मार्टिन कार को काफी तेज चलाने लगता है और उसे कमजोरी की वजह से नींद आने लगती है। इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कार बर्फ में जा गिरती है। इधर हेड्जहॉग अब सिटी की तरफ देखने लगता है, यानी अब वो सिटी में तबाही करने वाला था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मार्टिन अब हॉस्पिटल में एडमिट है। जब उसे होश आता है तो पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है और उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है। अब मार्टिन कहता है कि क्या पुलिस ने उन क्रीचर्स यानी ज़ॉम्बीज़ को नहीं देखा, उन्होंने ही मेरे सब दोस्तों को मार दिया है। जब ऑफिसर बताता है कि उन्हें सबकी लाश मिल चुकी है और हैना को एक कुल्हाड़ी से मारा गया है, इस पर तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट है। अब ऑफिसर को लगता है कि सबका मर्डर मार्टिन ने ही किया है, इस वजह से उन्होंने उसे बेड पर ही हथकड़ी लगा रखी है। ऑफिसर उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से निकलने के बाद तुम जेल में ही होगे। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि ऑपरेशन में उन्होंने तुम्हारे कटे हुए हाथ को जोड़ दिया है जो उन्हें कार में मिला था, लेकिन मार्टिन जानता था कि उसने तो खुद ही अपना हाथ काटा था। वो समझ जाता कि ये हाथ हेड्जहॉग का ही है, इसे डॉक्टर ने उसकी बॉडी के साथ जोड़ दिया। वो डॉक्टर से कहता है कि ये मेरा हाथ नहीं है बल्कि ये हाथ एक शैतान का है। तभी हेड्जहॉग का हाथ उसके काबू से बाहर होकर ऑफिसर और डॉक्टर पर अटैक करने लगता है। मार्टिन कहता है कि मैं ये नहीं कर रहा। फिर ऑफिसर उसे किसी तरह बेड पर लिटा देते हैं और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। इधर एक ओल्ड लेडी जब अपने घर से बाहर कुछ काम करने आती है और उस लेडी का हस्बैंड अंदर पेपर पढ़ रहा होता है, तभी उसके हाथों में उसकी वाइफ का कटा हुआ सर आ जाता है। इससे देखकर वो काफी डर जाता है। इसी बीच उसके सामने हेड्जहॉग आ जाता है, यानी उसी ने उसकी वाइफ को मारा था। फिर हेड्जहॉग उस आदमी को हथौड़े से अटैक करके पूरी तरह से मार देता है। इसके बाद हम एक ज़ॉम्बी डॉक्टर को देखते हैं जो हेड्जहॉग का ही गुलाम था। वो मार्टिन के कटे हुए हाथ को लेकर आता है। ये मार्टिन का वही हाथ होता है इसे उसने पिछली मूवी में खुद ही काट लिया था। अब हम देखते कि मार्टिन का हाथ खुद ही हेड्जहॉग के साथ जुड़ रहा है। हाथ जुड़ने के बाद हेड्जहॉग अपने सैनिकों के साथ एक कब्रिस्तान में आ जाता है जहाँ वॉर में मारे हुए जर्मन सैनिकों को दफनाया गया था। यहाँ आकर हेड्जहॉग उन मरे हुए सैनिकों को वापस से जिंदा करने की कोशिश करता है और जमीन में पंच मारता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उन कब्रों में से कोई भी सैनिक बाहर नहीं निकलता। खैर अब ज़ॉम्बी डॉक्टर बताता है कि इन सैनिकों की अब हड्डियां तक गल गई हैं और अब उनकी बॉडी खत्म हो गई है, इसी वजह से ये जिंदा नहीं हो रहे हैं। फिर वो हेड्जहॉग से कहता है कि हमें जिंदा लोग चाहिए। फिर हेड्जहॉग एक चर्च के बाहर आ जाता है और एक पादरी के पीछे लग जाता है। वो पादरी उससे नहीं बच पाता और हेड्जहॉग उसे मार डालता है। इसके बाद वो पादरी की बॉडी को बाहर खींच कर लाता है और अपनी पावर से उसे वापस से जिंदा कर देता है और अब वो हेड्जहॉग का गुलाम बन गया था। हमें पता चलता है कि हेड्जहॉग के पास कुछ पावर्स हैं जिनका यूज करके वो मरे हुए इंसान को जिंदा करके अपना गुलाम ज़ॉम्बी बना सकता है। दूसरी तरफ जब मार्टिन को होश आता है तो वो देखता है कि उसे ऑफिसर ने बेड से अच्छी तरह से बांध कर रखा था। कमरे के बाहर ऑफिसर सो रहा था, तभी एक छोटा लड़का बॉबी वहाँ आ जाता है जो ज़ॉम्बीज़ का काफी बड़ा फैन था। वो मार्टिन के ज़ॉम्बी हाथ को पहचान लेता है। उसे ये हाथ काफी अच्छा लग रहा था। वो बताता है कि उसकी मॉम पास वाले कमरे में एडमिट है और वो यहाँ ज़ॉम्बी हाथ के साथ खुद की फोटो लेने आया था। वो उसकी फोटो लेकर ज़ॉम्बी स्क्वाड को भेज देता है जो अमेरिका के ज़ॉम्बीज़ हंटर थे। मार्टिन ये बात सुनकर काफी खुश होता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से उन्हें यहाँ बुला ले। अब मार्टिन बॉबी को चॉकलेट का झांसा देकर खुद को बेड से खुलवा लेता है। यहाँ ज़ॉम्बी वाला हाथ बॉबी को उठाकर विंडो से बाहर फेंकता है। मार्टिन ये देखकर घबरा जाता है और विंडो से बाहर आकर उसे देखने लगता है। वो बॉबी को सांस देने के लिए जैसे ही उसके सीने को दबाता है, बॉबी की बॉडी फट जाती है और वो मर जाता है। ये सब ज़ॉम्बी वाले हाथ की पावर की वजह से हो रहा था। मार्टिन को उस हाथ की पावर के बारे में पता नहीं होता। इसी बीच ऑफिसर उसे देख लेता है और उसे लगने लगता
है कि उसी ने बॉबी को मार दिया है। अब ऑफिसर उसे पकड़ने लगता है, जिस पर मार्टिन को यहाँ से भागना पड़ता है। तभी वो हाथ मर्सिडीज की कार से उसका लोगो निकालकर ऑफिसर की तरफ फेंक देता है। वो लोगो सीधा जाकर उस ऑफिसर के सर में घुस जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर मार्टिन उसी कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो बॉबी का फोन अपने साथ ले आया था। तभी उसे ज़ॉम्बी स्क्वाड के लीडर डैनियल कॉल करता है। मार्टिन उसे सब कुछ बता देता है। डैनियल उससे कहता है कि वो अपनी टीम के साथ उसकी हेल्प करने आ रही हैं। आगे वो मार्टिन से कहता है कि हमारे आने तक तुम उन ज़ॉम्बीज के बारे में पता करो कि वो क्या चाहती हैं। अब डैनियल की टीम में उसके अलावा केवल 2 लड़कियां ही थी, मोनिका और ब्लेक। इसके बाद वो तीनों नॉर्वे के एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं और बॉबी के फोन को ट्रैक करके मार्टिन की लोकेशन ढूंढ लेती हैं। फिर वो यहाँ से एक शॉप में आकर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए सामान लेने लगते हैं। इधर मार्टिन एक वॉर म्यूजियम में पहुंच जाता है, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई चीजें रखी थी। यहाँ पहुंचकर वो एक अखबार में देखता है कि पुलिस ने अब उसे एक वांटेड बना दिया है और उसे ही अपने दोस्तों का कातिल माना है। तभी हम देखते हैं कि हेरजॉग भी यहाँ पहुंच जाता है और दूर से इस म्यूजियम को देख रहा है। मार्टिन अंदर आकर यही के एक वर्कर ग्लेन से उन्हीं जर्मन सोल्जर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ग्लेन उसे अखबार में देखकर पहचान लेता है। फिर मार्टिन उसे पकड़ लेता है और उसे मदद करने को कहता है। इसके बाद ग्लेन उसे हेरजॉग की हिस्ट्री दिखाने लगता है, जिसमें पता चलता है कि हिटलर ने खुद ही उसे नॉर्वे के एक टालवी गांव को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही ऑक्सफिजूड के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अब मार्टिन समझ जाता है कि जो ऑर्डर हेरजॉग उस टाइम पर पूरा नहीं कर पाया था, वो उसे अब पूरा करना चाहता है और वो टालवी गांव को डिस्ट्रॉय करने जाने वाला है। लेकिन जब मार्टिन मैप चेक करता है तो पता लगाता है कि ये म्यूजियम टालवी गांव के रास्ते में थे और इसी वजह से ही हेरजॉग यहाँ आ रहा था। तभी उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो देखते हैं कि वहाँ हेरजॉग अपने सोल्जर्स के साथ पहुंच चुका है। वो सब लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तभी वो सोल्जर्स एक आदमी की आंत बाहर निकालकर उसके जरिए बस का फ्यूल टैंक में भरने लगते हैं। अब ग्लेन ये देखकर विंडो पर ही उल्टी कर देता है। हेरजॉग मारे हुए लोगों को वापस से जिंदा करने लगता है, इसके बाद वो उसकी फौज में शामिल हो जाए। इसके बाद हेरजॉग म्यूजियम के अंदर आ जाता है। उसके सोल्जर्स वहाँ के सामान को लेते हैं। साथ ही हेरजॉग तालवी गांव जाने का मैप भी ले लेता है। उनसे बचने के लिए मार्टिन और ग्लेन सोल्जर्स के कपड़े पहनकर वहीं सैल्यूट बने हुए थे। अब ज़ॉम्बीज उन्हें नहीं पहचान पाते और वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद वो दोनों म्यूजियम से बाहर आकर देखते हैं कि हेरजॉग के जिंदा करे हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे हैं। अब मार्टिन उसी ज़ॉम्बी हाथ से उन पर अटैक करने लगता है और आसानी से उन ज़ॉम्बीज को मार देता है। वो अब उस हाथ की पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया था। अब वो एक मरे हुए आदमी की आंखों को उसी हाथ से बंद कर देता है। उसके ऐसा करने से वो आदमी जिंदा हो जाता है, यानी हेरजॉग की तरह वो भी मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है उसी हाथ की मदद से। अब मार्टिन उस आदमी को जिंदा देखकर डर जाता है और उसे मार देता है। मार्टिन अब फिर से उस पर हाथ रखता है और देखते ही देखते वो वापस से जिंदा हो जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी इन पर अटैक नहीं करता। तभी वहाँ डैनियल आ जाता है और कुल्हाड़ी से अटैक करके उस ज़ॉम्बी को मार देता है। वो अपने जरिए मारे हुए ज़ॉम्बीज के पास आकर फोटो लेने लगता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी ज़ॉम्बी को मारा था। फिर डैनियल मार्टिन को ब्लेक और मोनिका से मिलवाता है और कहता है कि हम ही ज़ॉम्बी स्क्वाड हैं। लेकिन मार्टिन को उनकी हालत देखकर यकीन नहीं होता कि वही ज़ॉम्बी स्क्वाड है। मोनिका की लाशों को देखकर हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वो और ब्लेक पहली बार किसी मिशन पर आई थी। फिर मार्टिन उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बीज केवल टालवी गांव से बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ हेरजॉग के सोल्जर टैंकों को बाहर लेकर शहर की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में काफी तबाही करते हैं। इधर मार्टिन उन्हें ज़ॉम्बी के हाथ की पावर दिखाने लगता है और उस आदमी को एक बार फिर से जिंदा कर देता है। ये देखकर डैनियल काफी शॉक होता है और उसे खुद की आर्मी बनाने को कहता है। इस पर वो बताता है कि हेरजॉग ने वॉर के टाइम यानी कि युद्ध के वक्त कुछ रशियन सोल्जर्स को मार दिया था और वो रशियन आज भी नॉर्वे की पहाड़ियों में दफन है। डैनियल कहता है कि अगर वो उन्हें जिंदा कर देते हैं तो उन्हें भी बदला लेने का मौका मिल जाएगा और हमारी भी एक ज़ॉम्बी फौज बन जाएगी। अब मार्टिन ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मार्टिन, डैनियल और उसका जिंदा करा हुआ ज़ॉम्बी रशियन को जगाने के लिए निकल जाते हैं और मोनिका, ग्लेन और ब्लेक से हेरजॉग और उसके सोल्जर्स का ध्यान भटकाने को कहते हैं, जिससे उन्हें अपना काम करने के लिए कुछ और टाइम मिल जाए। दूसरी तरफ हेरजॉग के सोल्जर्स शहर के अंदर घुसकर काफी लोगों को मार देते हैं। पुलिस भी म्यूजियम पर पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। इधर मोनिका और ब्लेक डिसाइड करते हैं कि उनमें से कोई एक जाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करेगा और उन्हें कीचड़ में फंसा देगा।
देगा, जिसके बाद बाकी के 2 लोग उन्हें बॉम्ब से उड़ा देंगे। फिर उनमें से ग्लेन ज़ॉम्बीज का ध्यान हटाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उनमें सिर्फ वही था जो इस एरिया को अच्छे से जानता था। फिर ग्लेन उनके सामने जाता है और उनका ध्यान अपने पीछे कर लेता है, लेकिन हेडजॉग उसकी चाल को समझ जाता है और अपने कुछ ही सोल्जर्स को उसके पीछे भेजता है। अब जो ज़ॉम्बीज उसके पीछे लगे थे, मोनिका और ब्लेक उन पर बॉम्ब फेंककर मार देते हैं। अब वो तीनों ज़ॉम्बीज को मारकर काफी खुश होते हैं। तभी हेडजॉग टैंक को उनकी तरफ कर देता है और उन पर अटैक करने लगता है। काफी बार वो उन पर बॉम्ब से फायर करता है। उसे लगता है कि वो मर गए होंगे, लेकिन वो तीनों अभी जिंदा थे। खैर हेडजॉग उन्हें मरा समझकर वहाँ से आगे जाने लगता है। दूसरी तरफ मार्टिन की कार एक गड्ढे में फंस जाती है। फिर वो उसी ज़ॉम्बी को टायर के नीचे रखकर कार को बाहर निकाल लेते हैं। इन सब में उस ज़ॉम्बी की हालत भी खराब हो जाती है। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वो रेसिन दफन थे। फिर मार्टिन उस हाथ का यूज करता है और जमीन में एक पंच मार देता है। उसके पंच मारने से वहाँ रोशनी जलने लगती है। कुछ देर में वहाँ की जमीन हिलती है और बर्फ में से रेसिन बाहर निकलने लगती है। लेकिन मार्टिन अब भी घबरा रहा था कि वो उनका कहना मानेंगे या नहीं। उसके सामने रेसिन कर्नल स्टेवेरिन आता है, जो देखने में एक शैतान लग रहा था। स्टेवेरिन मार्टिन को अपना बॉस मान लेता है। अगले दिन हेडजॉग अपने सभी सोल्जर्स के साथ टेलविक पहुंच जाता है। तभी उसके सामने मार्टिन आता है और कहता है कि हमने इस जगह को पहले ही खाली करा लिया है। वो हेडजॉग से कहता है कि तुम अपने सोल्जर्स के साथ वापस से बर्फ में जाकर दफन हो जाओ, लेकिन इस पर हेडजॉग और उसके सोल्जर्स हंसने लगते हैं। फिर मार्टिन उसे उसका हाथ दिखाता है और कहता है कि वो भी अपने साथ अपनी फौज लेकर आया है। तभी वहाँ वो रशियन सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। हेडजॉग उन्हें देखकर काफी हैरान होता है। इसके बाद दोनों के सोल्जर्स आपस में लड़ने लगते हैं। स्टेवेरिन हेडजॉग की तरफ बढ़ रहा था और वो अपने रास्ते में आने वाले सोल्जर्स को बुरी तरह मार भी रहा था। खैर लड़ाई में हेडजॉग और स्टेवेरिन आमने सामने आते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पुलिस पहुंच जाती है। वो यहाँ की लड़ाई को देखकर काफी शॉक होती है। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ कोई कार्निवल चल रहा है। तभी वहाँ ज़ॉम्बी टैंक लेकर उनकी तरफ आने लगते हैं और उनकी कार को कुचल देते हैं। अब पुलिस ऑफिसर किसी तरह उस टैंक से बचकर एक घर में आकर छिप जाते हैं। एक ऑफिसर कहता है कि हम वहाँ तभी जाएंगे जब सब शांत हो जाएगा। इधर मार्टिन भी अपने उस हाथ से ज़ॉम्बीज को आसानी से मार रहा था। इसी बीच ज़ॉम्बी डॉक्टर घायल हुए ज़ॉम्बीज का इलाज करके उन्हें फिर से लड़ाई में भेजने लगता है। वो उनके टूटे हिस्से को किसी तरह से फिर से ठीक करने लगता है। दूसरी तरफ स्टेवेरिन हेडजॉग को बुरी तरह पीट रहा था। इस टाइम जर्मन सोल्जर्स कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे। तभी यहाँ मोनिका, ब्लेक और ग्लेन भी पहुंच जाते हैं और जर्मन्स को मारने लगते हैं। अब स्टेवेरिन हेडजॉग को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक सोल्जर आकर उस पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। फिर बाद में हेडजॉग उस पर अटैक करके उसे मार देता है। अपने कर्नल के मर जाने के बाद रेसिन हारने लगती है। मार्टिन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और अकेला ही हेडजॉग से लड़ने लगता है, लेकिन उन दोनों की फाइट में हेडजॉग मार्टिन को बुरी तरह पीटता है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल टैंक में जाकर एक ज़ॉम्बी को तो मार देता है, लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। इसी बीच टैंक सीधा उसी घर में जा टकराता है जहाँ वो दोनों फाइट कर रहे थे। वो दोनों लड़ते हुए टैंक पर ही चढ़ जाते हैं। इधर सारे रेसिन मारे जाते हैं और हेडजॉग के सोल्जर्स अब उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी ग्लेन को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अब केवल ब्लेक और मोनिका ही बचे थे। दूसरी तरफ डैनियल टैंक को रोक देता है। फिर हेडजॉग मार्टिन को मारने ही वाला होता है। तभी डैनियल उस टैंक का एम हेडजॉग की तरफ करके शूट कर देता है और हेडजॉग का सर उड़ा देता है। उसके मरने के बाद उसके सारे ज़ॉम्बी सोल्जर्स भी मारे जाते हैं और मोनिका एंड ब्लेक भी बच जाते हैं। वो सब अपनी जीत की खुशी मनाते हैं और फिर ज़ॉम्बी स्क्वाड वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन हैना की दफनाई हुई जगह पर जाता है और उसकी कब्र को खोदकर हैना को बाहर निकाल देता है। फिर वो हेडजॉग के उसी हाथ से उसे टच करके जिंदा कर देता है। इसके बाद मार्टिन उसी के साथ इंटीमेट होने लगता है। खैर वो ज़ॉम्बी अब भी जिंदा था, जिसे मार्टिन ने सबसे पहले जिंदा किया था। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि हेडजॉग के अलग करे हुए सर को वो ज़ॉम्बी डॉक्टर उठा रहा है और अचानक से हेडजॉग की आंख खुल जाती है, यानी वो ज़ॉम्बी डॉक्टर उसे किसी तरह जिंदा कर लेगा। और इसी के साथ डेड स्नो 2 मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।